36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, 34 गुण मिल रहे हैं, 36 के 36 मिल रहे हैं, उसके बाद भी शादी टूट जाती है। जन्म पत्री मिलाए ना मिलाए, लेकिन बच्चों का ब्लड टेस्ट जरूर करा दें। रिश्ता दो परिवारों का है, दो खानदानों का है, और मिल नहीं देगा लड़की वाला। शादी करने से पहले आप मेडिकल टेस्ट दोनों बच्चों का कराएं और उनकी कंपैटिबिलिटी को देखा जाए। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। शादी का मौसम चल रहा है, आपके पास भी कोई ना कोई कार्ड जरूर आया होगा, और शादी के मामले को लेकर हर परिवार में एक कशमकश चल रही है कि शादी जो हो रही है, शादी के बाद बच्ची का जीवन कैसा रहेगा। क्या वर पक्ष के लोग अच्छे निकलेंगे, बच्ची अपना जीवन अच्छी तरह गुजार पाएगी। इस तरह की बात हर पिता के, हर माँ के दिमाग में जब तक चलती रहती है, तब तक कि बच्ची को शादी के बाद कुछ महीने उसके अच्छे ना गुजर जाए। इसी मामले को लेकर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बिंदुओं पर बातें करना चाहता हूँ। पहला बिंदु है कि जब हम शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं मिलवाने जन्म पत्री, और जन्म पत्री पर अधिकतर परिवार जोर देते हैं कि कोई गुण दोष तो नहीं है, कितने गण मिल रहे हैं। और आजकल कंप्यूटराइज जन्म पत्री बन रही हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी भी कंप्यूटर पर चेक करके बताते हैं कि नहीं होगा, होगा, शादी चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा कि 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, 34 गुण मिल रहे हैं, 36 के 36 मिल रहे हैं, उसके बाद भी शादी टूट जाती है। और कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जहां पर कि बच्चे परवाह नहीं करते गणों को मिलाने की, ज्योतिषी के पास जाने की, पंडित जी के पास जाने की, और वो लव मैरिज करते हैं। वो जिंदगी भर सुखी रहते हैं, अच्छा जीवन उनका कटता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जन्म पत्री दिखाना गलत है या सही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जन्म पत्री आप दिखाइए, लेकिन जन्म पत्री ना मिलने के कारण जिस प्रकार से बच्चों की एज बढ़ती जा रही है, आजकल लड़के लड़कियों की शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। लड़के 30 साल का, 32 साल का, 35 साल का हो जाता है, और वही हालत लड़कियों की है। कारण मेल नहीं मिला, गण नहीं मिले, जन्म पत्री नहीं मिली, इस तरह की बातें अक्सर समाज में होती हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जन्म पत्री मिलाए ना मिलाए, लेकिन बच्चों का ब्लड टेस्ट जरूर करा दें। शादी से पहले एक थैलेसीमिया का टेस्ट होता है, कुछ मेडिकल जांच होती हैं, वो जरूर करा दें, जिससे कि मालूम हो जाए कि बच्चे शादी के बाद ठीक रहेंगे और उनकी होने वाली संतान भी ठीक रहेगी। ये जरूरी है। अब तो सरकारी हॉस्पिटल में भी हो रहा है। मेरा आपसे ऐसा अनुरोध है। दूसरा, शादी ब्याह के मामले में आपने देखा होगा, जिस समय शादी ब्याह हो रही होती है तो जो बाराती जाते हैं, चाहे वो गोद हो, टीका हो, तो लड़की वाला ना वो मिल नहीं देता है। कोई 100 रुपये देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। मैं बहुत खिलाफ हूँ व्यक्तिगत तौर पर। आप हो ना हो, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा किस लिए। मतलब
रिश्ता दो परिवारों का है, दो खानदानों का है, और मिल नहीं देगा लड़की वाला। ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़की वाला मिल नहीं दे जो लड़के का परिवार है, वर पक्ष है, उसके रिश्तेदारों को, और जो वर पक्ष है वो लड़की वाले को रिश्तेदारों को मिल नहीं दे, तो मामला बराबर हो जाएगा। लेकिन एक परंपरा है, जब शादी का रिश्ता होता तो पूछता है जी मिलने में कितना खर्चा होगा। अरे आप रिश्ता कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं? किस लिए मिलनी, किस लिए मिलनी? दूसरी बात, दहेज के मामले को लेकर देखो, मैं इस बात से सहमत हूं कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर एक माँ बाप चाहता है कि वो अपनी बच्ची को अधिक से अधिक दे, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। लेकिन जो वर पक्ष है, जो वो लिस्ट बनाकर देता है ना कि मुझे एसी चाहिए, मुझे गाड़ी ये वाली चाहिए और मुझे वो चाहिए, ऐसे लालची घरों में रिश्ता ना करें। साथ ही अभी मैं एक किस्सा बताता हूं आपको, मतलब किस तरह की परेशानियां आती हैं, क्योंकि आजकल ये सारे काम जैसे प्रॉपर्टी के लिए एजेंट बीच में होते हैं, उस प्रकार शादी ब्याह भी एजेंसीज के थ्रू हो रहे हैं। मैट्रिमोनियल सर्विस देने वाली जो कुछ कंपनी है उनके थ्रू हो रहे हैं, अखबारों के थ्रू हो रहे हैं। पहले परिवार में आपस में मामा चाचा ताऊ मौसा मौसी रिश्ते बताते थे और परिवारों के बारे में आपस में सब कुछ मालूम होता था। लेकिन मैं अभी एक किस्सा बताता हूँ जिसके अंदर ये बताया गया कि ये शोरूम हमारा है, करोल बाग के अंदर जो शोरूम है। और शोरूम देखकर लड़की वाले ने कहा, वाह आपका ये शोरूम है? बोला जी बिल्कुल। उन्होंने इंक्वायरी भी करी, जो शोरूम में बाकी लोग थे उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ये पार्टनर है। सच्चाई ये थी कि वो लड़का पार्टनर नहीं था, वो लड़का एक 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करता था। लेकिन शादी ये कहकर उन्होंने कि हमारा शोरूम है, और शादी के बाद मालूम हुआ कि जो शोरूम का मालिक था, किसी बात पर उसने उसको निकाल दिया। अब निकलते ही जब लड़की को पता लगा कि मेरा जो पति है वो तो बेरोजगार हो गया, वो तो नौकरी करता था 15,000 रुपये महीने की, और जो बताया गया था कि उसको तो लाखों रुपए की इनकम होती, वो झूठ बोला गया था वर पक्ष की ओर से। अब ऐसे में क्या करे वधू पक्ष के लोग, क्या करें? बच्ची की शादी हो गई है, 2 महीने से वहां रह रही है, कैसी स्थिति होती है ये? केस करे, डोरी का केस डाले, कोर्ट कचहरी के धक्के खाए। ज्यादा अच्छा होता कि वो उसकी इंक्वायरी कर लेते, साथ ही जो भी लेन देन हो, जो भी खर्चा हो, वो लिखत में होना चाहिए। क्योंकि जब डिस्प्यूट होता है तो लड़की वाला बोलता है मैंने 10 लाख लगाए, लड़के वाला बोलता है आपने 2 लाख लगाए, और इस बातों को सालों गुजर जाते हैं और दो परिवारों की जिंदगी नरक बन जाती है। और बच्चों की तो बनी गई। क्यों ना जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि व्यवस्था में पारदर्शिता हो तो भ्रष्टाचार दूर होगा, उसी प्रकार से शादी ब्याह में यदि पारदर्शिता हो जाए तो ये जो कुरीतियां फैली हुई हैं समाज के अंदर, जो बाद में परेशानियां होती हैं कई बार, उनसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं सभी लोगों को, देशवासियों को, मित्रों को, साथियों को, शादी करने से पहले आप मेडिकल टेस्ट दोनों बच्चों का कराएं और उनकी कंपैटिबिलिटी को देखा जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरा, जो भी खर्चा हो, चाहे वो वर पक्ष का हो या वधू पक्ष का हो, उसकी डिटेल आपस में लिख ली जाए। मतलब उसकी एक अंडरटेकिंग, जब शादी का रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों की, तो उसके साथ लगा दी जाए, जिससे कि इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट फैक्ट्स सामने होंगे
कोई झूठ बोलने की स्थिति में नहीं होगा। तीसरा, जिस प्रकार से वो करोलबाग के शोरूम वाले ने झूठ बोलकर शादी कर ली और जो मालिक था वास्तव में उसने ये नहीं बताया कि ये नौकर है, बल्कि ये बताया कि जी ये तो हमारा पार्टनर है जी 50% का, और उसमें शोरूम बड़ा शोरूम था, बड़ी कमाई थी, तो उस गलत फहमी में वो शादी हो गई और बाद में बच्ची को परेशानी झेलनी पड़ी, और बच्ची के बाप और माँ की स्थिति क्या रही होगी या क्या हो रही होगी आप समझ सकते हैं। एक दो बातें और थी जो मैंने नोट की थी, मैं आपको बताता हूँ इसी मामले को लेके, कि जो भी उपहार है, खर्चे हैं, उनका भी शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एफिडेविट के रूप में उसका जिक्र कर दिया जाए, तो आने वाले समय में समस्या नहीं होगी। और जब कोई आदमी एफिडेविट देता है और वो यदि गलत देता है तो वो आप समझ सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम में यदि फंस जाएगा तो फिर वो उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम शर्मा शर्मी, नया नया रिश्तेदारी हो रही है, बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। लड़का लड़की को इंडिपेंडेंटली बैठकर बात करने का मौका दिया जाए, शादी में जल्दबाजी ना करें, तो जीवन अच्छा चलेगा, उस परिवार का भी और आपका भी। क्योंकि पुरानी जो रूढ़िवादी नीतियां और परंपराएं जो चल रही हैं उससे थोड़ा सा आप अलग हटकर देखें और पारदर्शी तरीके से शादी करें। बच्चे की पढ़ाई कितनी है उसकी तहकीकात करें, बच्चे की फिजिकल पोजीशन क्या है उसकी तहकीकात करें, बच्चे की इनकम कितनी है उसकी तहकीकात करें, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में तहकीकात करें, मकान अपना है अपना नहीं है या कितना लोन है। क्योंकि याद रखिए, मैं आपसे अपील के साथ साथ आपको सावधान कर रहा हूँ, जब भी शादी करें दोनों पक्ष अच्छी तरह इंक्वायरी करें, ब्लड टेस्ट कराएं, जो खर्चा हो उसको आपस में बांटें और उसका लिखित में एक डॉक्यूमेंट तैयार करें। बच्चे की पढ़ाई के एक डॉक्यूमेंट भी देखें दोनों पक्ष, कोई पुलिस केस तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है। इन सारी इंक्वायरी करने के बाद यदि आप बच्चे की शादी करेंगे तो आपके बच्चे एक सुख में जीवन जी पाएंगे, वरना तो आप भी घुट घुट के टेंशन में रहेंगे जब तक कि उनकी जो जीवन की जो आगे का समय है वो सुचारू रूप से चलना शुरू ना हो जाए। याद रखिए, हम व्यवस्था में पारदर्शिता की बात तो करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी ब्याह शादी में भी पारदर्शिता होगी तो हम और आप चैन की नींद सोएंगे। बाकी प्रभु इच्छा, ऐसा मेरा कहना है। आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आई तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, कमेंट जरूर करें ये वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।